हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। हमारा चैप्टर चल रहा है पी ब्लॉक तत्व और आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक इम्पोर्टेंट गैस सल्फर डाइऑक्साइड। इसमें हम पढ़ेंगे सल्फर डाइऑक्साइड के विरचन की विधियां और इसके विभिन्न भौतिक एवं रासायनिक गुण। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक सल्फर डाइऑक्साइड। शुरू होता है SO2। पहले देखते हैं इसका विरचन। विरचन का मतलब होता है बनाने की विधियां, है ना। विरचन का मतलब बनाने की विधियां। पहली विधि देखिए, सल्फर को वायु या ऑक्सीजन में जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड बनती है, SO2 बनती है, तथा थोड़ी मात्रा में SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड लगभग 6 से 8% भी बनती है। तो समीकरण ये होगी, सल्फर को जब हम वायु या ऑक्सीजन के साथ में इसको जलाते हैं सल्फर को, तो ये बनती है सल्फर डाइऑक्साइड और थोड़ी मात्रा में 6 से 8% इसमें सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बनती है। सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है SO3 और बैलेंस करेंगे तो हमें इसके दो अणु बनाएंगे, तो 2S + 3SO2। तो सल्फर को वायु या ऑक्सीजन में जलाने पर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनती है और थोड़ी मात्रा में ये सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बनती है। उतार लीजिए इसको। अब देखते हैं इसके निर्माण की प्रयोगशाला विधि। दूसरी विधि है प्रयोगशाला विधि। किसी सल्फाइड को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर सल्फर डाइऑक्साइड SO2 आसानी से बनती है। मतलब प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो होती है ना, किसी सल्फाइड को सांद्र H2SO4 के साथ में गर्म करके बनाते हैं। जैसे ये है Na2SO3, ये है सोडियम सल्फाइड, इसका नाम है सोडियम सल्फाइड। देखो, जब इसको H2SO4 के साथ में इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो ये हो जाता है Na2SO4, ये हो जाएगा H2O और हो जाएगा SO2। तो सल्फाइड को H2SO4 के साथ में गर्म करने पर प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड बनाई जाती है। और देखो, अगर इसकी आयनिक समीकरण लिखने के लिए आपको बोले तो कैसे लिखेंगे। देखो, आयनिक समीकरण लिखने के लिए जो आयनिक पदार्थ होते हैं ना, उनको आयनों के रूप में लिखते हैं। देखो, जैसे ये है Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ भी Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ भी। तो ये Na से तो Na कट जाएगा, तो ये बचेगा SO3 के ऊपर 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज प्लस, और SO3 और देखो ये सल्फेट है,
सल्फेट आयन है इसमें, सल्फेट आयन से ये सल्फेट आयन हट जाएगा और ये हो जाएगा 2H आयन, 2H आयन। तो ये कट गया, सल्फेट आयन कट गया, तो ये बन जाएगा SO2 प्लस H2O। देखो ये इसकी आयनिक समीकरण है ना। आयनिक समीकरण कैसे लिखते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो किसी सल्फाइड को सांद्र H2SO4 के साथ में गर्म करने पर SO2 गैस प्रयोगशाला में बनाई जाती है। अब देखते हैं इसके निर्माण की औद्योगिक विधि। प्रयोगशाला विधि के बाद में औद्योगिक विधि। औद्योगिक विधि, औद्योगिक विधि, औद्योगिक विधि में लिखेंगे आप सल्फाइड अयस्कों का भर्जन करने पर SO2 सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। जो सल्फाइड अयस्क होते हैं धातुओं के जो सल्फाइड अयस्क होते हैं उनसे जब धातु प्राप्त करते हैं तो सल्फाइड अयस्कों का भर्जन करते हैं। तो भर्जन करने पर ये SO2 जो होती है ना, ये सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। जैसे ये है FeS2, ये है आयरन, ये आयरन पायराइड है, आयरन पायराइड। जब इसका भर्जन करते हैं, भर्जन होता है अयस्क को वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म करने की क्रिया कराती है भर्जन। तो जब इसको बैलेंस करते हैं, इसके 4 आयरन पायराइड के 4 अणु लेते हैं, तो ये बनता है 4 दूनी 8 SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, और ये हो जाएगा 2Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। तो ऑक्सीजन हमें चाहिए 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 16 6 22, तो 11O2। तो सल्फाइड अयस्कों का भर्जन करने पर जो SO2 होती है ना, ये सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। तो ये तो हुई बात सल्फर डाइऑक्साइड के विरचन की। प्रयोगशाला विधि बताई, औद्योगिक विधि। और जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है ना, इसको पहले शुष्क करते हैं और फिर इसमें दाब लगा करके, दाब लगाने पर ये आसानी से द्रवित हो जाती है और इनको स्टील के सिलेंडर में इसको भर लेते हैं। तो ये बात हुई सल्फर डाइऑक्साइड के विरचन की। तो ये बात हुई सल्फर डाइऑक्साइड के विरचन की। अब देखते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के गुण। ये तो बात हुई विरचन की। अब देखते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के गुण। देखो, जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है ये एक रंगहीन तीक्ष्ण गंध की गैस है और ये जल में अत्यधिक मात्रा में विलेय है। जल में ये क्या है, बहुत ज्यादा मात्रा में ये विलेय है। और कमरे के ताप पर 2 वायुमंडल दाब पर ही, कमरे के टेम्परेचर पर 2 वायुमंडल दाब पर ही ये आसानी से ये द्रवित हो जाती है। तो ये तो बात हुई इसके कुछ भौतिक गुण। अब दूसरा नंबर, अम्लीय प्रकृति। अम्लीय प्रकृति। देखो, जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है ये
पानी में घुल करके अम्ल बनाती है। पानी में घुल करके क्या बनाती है? ये अम्ल बनाती है, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस H2O। तो ये बनता है H2SO3। इसका नाम है सल्फ्यूरस अम्ल। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है, इसकी जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है। इसका जो जलीय विलयन होता है वो क्या होता है? अम्लीय होता है, क्योंकि जल के साथ में विक्रिया करके ये बना लेती है सल्फ्यूरस अम्ल। अम्ल क्या होते हैं? जिनसे H आयन प्राप्त होते हैं। तो इसकी जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है, और जो अम्ल होते हैं ना वो क्षारों के साथ में विक्रिया करते हैं। देखो जैसे NaOH कास्टिक सोडा विलयन में, NaOH क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा विलयन में जब SO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो ये बनता है सोडियम सल्फाइड Na2SO3 प्लस H2O। तो क्या बनता है? ये सोडियम सल्फाइड बनता है। और ये जो सोडियम सल्फाइड बनता है, जब विलयन में आधिक्य में सल्फर डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं ना, तो ये सोडियम बाई सल्फाइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से Na2SO3 प्लस H2O। तो ये बनता है, देखो जब सोडियम सल्फाइड के विलयन में SO2 गैस आधिक्य में प्रवाहित करते हैं ना, तो ये बन जाता है 2NaHSO3, है ना। 2NaHSO3 इसका नाम है सोडियम बाइसल्फाइड या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। अच्छा, सोडियम बाइसल्फाइड बनता है। इसी प्रकार से जब सल्फर डाइऑक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विलयन में SO2 गैस प्रवाहित करते हैं ना, तो पहले कैल्शियम सल्फाइड CaSO3 का सफेद अवक्षय बनता है। कैल्शियम सल्फाइड का ये सफेद अवक्षय बनता है, और इसके कारण जो होता है ना, विलयन का रंग दूधिया हो जाता है, प्लस H2O। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विलयन में SO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो ये कैल्शियम सल्फाइड बनता है, जिसकी वजह से विलयन दूधिया हो जाता है। और जब इस विलयन में अधिक मात्रा में SO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो ये रंगहीन हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है? रंगहीन हो जाता है। क्योंकि रंगहीन इसलिए होता है क्योंकि ये SO2 और पानी के साथ में अभिक्रिया करके ये बना लेता है कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड Ca कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड। और देखो इसके 2 का होल ट्वाइस लगाएंगे, है ना, क्योंकि Ca पर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये बनता है कैल्शियम बाइसल्फाइड या कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है। तो ये अभिक्रियाएं इसके अम्लीय व्यवहार को प्रदर्शित करती है। देखो अम्लों तथा अक्षार के साथ में, अम्ल तथा अक्षार के साथ अभिक्रिया में जो SO2 का व्यवहार होता है ना, वो CO2 के समान होता है। जिस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड व्यवहार करती है जल के और अक्षार के प्रति, उसी प्रकार से SO2 भी जल से और अक्षार से अभिक्रिया करती है। तो ये हुई बात SO2 की अम्लीय प्रकृति की।
उतारिए इसको। अब अगला रासायनिक गुण तीसरा, देखो जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है SO2, ये क्लोरीन के साथ में अभिक्रिया करती है चारकोल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। चारकोल उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया करके बनाती है SO2Cl2, इसका नाम है सल्फ्यूरिल क्लोराइड गैस बनाती है। ऐसे ही जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है ना, ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके, और अभिक्रिया होती है वैनेडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो इसका ऑक्सीकरण होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड में, है ना। दोनों लेंगे तो ये बनता है 2SO3, है ना। O इसमें जुड़ जाता है तो ये बनता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ में अभिक्रिया करने पर सल्फ्यूरिल क्लोराइड बनता है, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड के साथ में सल्फर ट्राइऑक्साइड बनती है। अब अगला वेरी इंपॉर्टेंट गुण देखते हैं इसका, अपचायक गुण। अपचायक गुण और कई सारे इंपॉर्टेंट अपचायक गुण इसके हम पढ़ेंगे। अपचायक गुण, अपचायक गुण, देखो जो नम सल्फर डाइऑक्साइड होती है ये अपचायक का कार्य करती है। नम SO2 सल्फर डाइऑक्साइड क्या अपचायक का कार्य करती है। अपचायक का मतलब नमी की उपस्थिति में ये अपचायक का कार्य करती है। और अपचायक कौन होते हैं? जिनका ऑक्सीकरण होता है तथा सुअम H2SO4 में ऑक्सीकृत होती है, में ऑक्सीकृत होती है। देखो जो नम सल्फर डाइऑक्साइड होती है ना, नमी की उपस्थिति में ही ये अपचायक का कार्य करती है। देखो अपचायक का कार्य कैसे करती है ये, देखो जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है ना, ये नमी की उपस्थिति में मतलब पानी के साथ में अभिक्रिया करके ये बनाती है H2SO4, है ना, H2SO4, और प्लस इसमें बनता है 2H। ये जो हाइड्रोजन बनती है ना, हाइड्रोजन बनने की वजह से ये अपचायक का कार्य करती है। और इसका ऑक्सीकरण कहीं में होता है SO4 में। देखो ये SO2 है, क्या हो जाता है SO4। तो ये नमी की उपस्थिति में अपचायक का कार्य करती है। और इसके जो मुख्य अपचायक गुण हैं वो इस प्रकार से हैं। तो इसका पहला अपचायक गुण देखते हैं, ये फेरिक लवण का फेरस लवण में अपचयन कर देती है, या कहें कि ये फेरिक आयन को फेरस आयन में अपचयित कर देती है। देखो, और ये अभिक्रिया होती है, जैसे उदाहरण ले इसका, ये होता है Fe2SO4 का होल थ्राइस, ये होता है फेरिक सल्फेट, ये है फेरिक सल्फेट। फेरिक सल्फेट और अपचायक का काम कैसे करती है? ये नमी की उपस्थिति में, मतलब SO2 + 2H2O, है ना। देखो इनकी आपस में अभिक्रिया से क्या बनता है? H2SO4, H2SO4 बन गया। अब क्या बचा इसमें? 2H बचा, प्लस ये 2H। अब ये जो 2H है ना, 2H एक SO4 के साथ में H2SO4 बना लेंगे, है ना। H2SO4 बन जाएगा, और ये हो जाएगा FeSO4, 2FeSO4 फेरस सल्फेट, है ना। और एक H2SO4 तो इससे बन गया,
और एक H2SO4 सल्फेट यहाँ से बन गया, तो +2H2SO4 +2H2SO4। तो देखो ये फेरिक सल्फेट है, ये फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट। देखो इसमें ये फेरिक आयन है, Fe के ऊपर 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। देखो कैसे है 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, सल्फेट के ऊपर 2 यूनिट का नेगेटिव चार्ज होता है, तो कुल मिलाकर के 3 दूनी 6 यूनिट का नेगेटिव चार्ज हो गया। तो 6 यूनिट के नेगेटिव चार्ज को 6 यूनिट पॉजिटिव चार्ज चाहिए, तो 2 Fe का पॉजिटिव चार्ज 6 यूनिट, तो 1 Fe का +3 यूनिट। तो यहाँ पे ये फेरिक आयन है और ये है फेरस आयन। सल्फेट मूलक की जो जो चार्ज होता है सल्फेट मूलक पर -2 यूनिट होता है, तो Fe पर +2 यूनिट होता है। तो जो नमी की उपस्थिति में जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है ना, ये नमी की उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड फेरिक आयन का फेरस आयन में ऑक्सीकरण कर देती है। और अगर मैं आपको कहूं भाई इसकी आयनिक समीकरण लिखो, देखो आयनिक समीकरण लिखते हैं कैसे कि जो आयनिक पदार्थ होते हैं ना उनको आयनों के रूप में लिखते हैं, जिनके ऊपर चार्ज समान है, जैसे सल्फेट आयन इधर भी है इधर भी है, इनको हटा देते हैं आयनों को। तो देखो यहाँ पे ये क्या है 2Fe है ना, तो इसकी समीकरण लिखेंगे 2Fe +3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब देखो 3 सल्फेट इधर है, 3 सल्फेट ये इधर हो गए और 2 ये इसमें है, तो और एक इससे बनता है और एक यहाँ से प्राप्त होता है, तो इसको तो यहाँ इस तरीके से लिखो, और ये SO2 + 2H2O। जो आयनिक पदार्थ होता है ना, आयनिक पदार्थ को आयनों के रूप में लिखते हैं, और ये हो जाएगा 2Fe पॉजिटिव चार्ज प्लस ये 2 दूनी 4 4H आयन प्लस ये सल्फेट आयन है ना। तो ये इसकी आयनिक समीकरण हो गई। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है ये फेरिक लवण का फेरस लवण में अपचयन कर देती है। ये आणविक समीकरण, ये आयनिक समीकरण। उतारिए इसको। यस, अगला आप चाय को देखिए। जो नम सल्फर डाइऑक्साइड होती है ये पोटेशियम परमैंगनेट का बैंगनी रंग उड़ा देती है। देखो पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र क्या होता है KMnO4, यह है पोटेशियम परमैंगनेट। और इस समीकरण को 2 स्टेप में लिखते हैं ताकि आपकी समझ में आ जाए। और अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, देखो H2SO4 की उपस्थिति में, तो इसके दोनों मिलेंगे तो ये हो जाएगा K2SO4, ये हो जाएगा 2MnSO4 मैग्नस सल्फेट। तो हमें चाहिए H2SO4, 3 सल्फेट मूलक हो गए ना कुल मिलाकर के 3H2SO4, तो इससे 3H2O बन जाएगा और प्लस O कितने बचे 4 दूनी 8 5 O बचे 5O। अब समीकरण आपकी समझ में आए इसलिए 2 स्टेप में लिख रहे हैं। अब जो नमी की उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है ना 2H2O 2H2O, तो इससे 2H H2SO4 2H बचेगा, और जो 2H होता है ना वो O के साथ में क्रिया करके बनाएगा क्या H2O है ना, तो ये हो जाएगा H2SO4 प्लस H2SO4
प्लस H2O, है ना। तो ये एक O यहां लग गई, तो इसको बैलेंस करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 2KMnO4 प्लस जो पदार्थ दोनों साइड में है उनको काट देंगे। देखो ये 5:4 इधर बैठेंगे, 3:4 ये है, तो इधर कुल मिलाकर के कितने 2:4 बैठेंगे। और ये कितना हो जाएगा, देखो 5 दूनी 10 H2O, 10 में से 7 ये लगे हुए हैं, देखो ये हो जाएगा यहाँ 10 और 5 और 3 8, 8 इधर हो गए और 10 इधर हो गए, 5 और 3 8 और ये 10 इधर है, तो यानी कि ये 2H2O प्लस 5SO2, 5SO2, तो ये हो जाएगा K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस ये हो जाएगा प्लस 2H2SO4 प्लस 2H2SO4। तो ये जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है ना, ये पोटेशियम परमैंगनेट, ये होता है बैंगनी रंग का, बैंगनी रंग, पोटेशियम परमैंगनेट होता है बैंगनी रंग का, ये मैग्नस सल्फेट होता है रंगहीन। तो ये इसका KMnO4 का, पोटेशियम परमैंगनेट का मैग्नस सल्फेट में ये अपचयन कर देती है और खुद का इसका होता है ऑक्सीकरण H2SO4 में। देखो ऑक्सीकरण संख्या निकाले ना, तो 4 दूनी 8, यहाँ पे Mn की ऑक्सीकरण संख्या होती है 4 दूनी 8 और 2 ये घट जाएंगे प्लस की 6 और यहाँ पर होती है प्लस की 2 MnSO4 में। तो ऑक्सीकरण संख्या का घटना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ये जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है ना, ये KMnO4 का बैंगनी रंग उड़ा देती है। देखो अगर मैं आपको कहूं कि आप इसकी आयनिक समीकरण लिखो, आयनिक समीकरण कैसे लिखेंगे, आयनिक समीकरण कैसे लिखेंगे, देखो इसमें ये पोटेशियम आयन इधर भी है, जो पदार्थ आयनिक होता है ना उसे आयनों के रूप में लिखते हैं और जो आयन दोनों ओर होते हैं ना एरो के, उनको काट देते हैं। इधर भी पोटेशियम आयन है, इधर भी, तो इनको काट देते हैं, तो ये बचेगा 2MnO4, है ना, ये परमैंगनेट आयन प्लस जो आयनिक पदार्थ है उसे आयनों के रूप में, ये आणविक पदार्थ होता है पानी, इसको ऐसे लिखते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड को ऐसे लिखते हैं, है ना। पोटेशियम से हमने पोटेशियम काट दिया। अब देखो सल्फेट कितने बचे, 1 2 5 सल्फेट मूलक बचे, 5SO4 के ऊपर 2 यूनिट -4 और ये 2Mn के ऊपर 2 यूनिट +4 और ये 4H आयन, है ना, ये H आयन है ना, ये 4H आयन। तो ये जो समीकरण है ना, इसकी ये आयनिक समीकरण है। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है ना, ये पोटेशियम परमैंगनेट का मैग्नस आयनों में, Mn ये होता है मैग्नस आयन, ये यहाँ पे रंगीन मैग्नस आयनों में इसका अपचयन कर देती है। तो ये बात हुई सल्फर डाइऑक्साइड के कुछ रासायनिक गुणों की। सल्फर डाइऑक्साइड का एक रासायनिक गुण और देखते हैं, इसका विरंजक गुण। सल्फर डाइऑक्साइड का विरंजक गुण, विरंजक गुण, विरंजक गुण। देखो जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है ना, ये नमी की उपस्थिति में विरंजक का कार्य करती है। विरंजक होता है रंग उड़ाने वाला, रंग उड़ाने का कार्य करती है। ये नमी की उपस्थिति में जो कोमल वस्तुएं होती है, जैसे फूल पत्तियां होती है, जैसे कपड़े होते हैं, ऊन होती है, इनके रंग को ये उड़ा देती है। देखो नमी की उपस्थिति में नवजात हाइड्रोजन बनती है। ये नवजात हाइड्रोजन रंगीन पदार्थ को रंगहीन पदार्थ में अपचयित कर देती है ना। नमी की उपस्थिति में क्या, SO2 जो होती है ना, नमी के साथ में क्रिया करके जो SO2 होती है ना, वो नवजात हाइड्रोजन बनाती है। ये
ये हाइड्रोजन बनाती है। इस हाइड्रोजन की वजह से ही ये विरंजक का कार्य करती है, रंग उड़ाने वाले पदार्थ का कार्य करती है। ये रंगहीन पदार्थ हाइड्रोजन के साथ में जुड़ करके ये रंगहीन पदार्थ में अपचयित हो जाता है। तो इसका जो विरंजक का गुण होता है, रंग उड़ाने का जो गुण होता है ना, वो इसके अपचायक गुण के कारण ये विरंजक का कार्य करती है। और जैसे हमने देखा ओजोन ऑक्सीकारक गुण के कारण विरंजक का कार्य करती है। तो ध्यान रखो, ओजोन जो होती है वो ऑक्सीकारक गुण के कारण विरंजक का कार्य करती है, और जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है ना, ये अपचायक गुण के कारण विरंजक का कार्य करती है। अब देखते हैं सल्फर डाइऑक्साइड की संरचना। देखो, जो सल्फर डाइऑक्साइड का अणु होता है ना, SO2 का अणु, इसकी संरचना कोणीय होती है। बॉन्ड एंगल 119.5 डिग्री होता है, और जो सल्फर ऑक्सीजन आबंध होता है ना, 2 सल्फर ऑक्सीजन आबंध होते हैं, प्रत्येक बंध की लंबाई समान होती है 143 पिकोमीटर। देखो, जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है ना, इसको इस प्रकार से संरचना सूत्र के द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। देखो, हमें पता है सल्फर के बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के बाह्य कोश में भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। इसके बाह्य कोश में 6, इसके में भी 6, इसके में भी 6। अब देखो, डबल बॉन्ड का मतलब होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन का साझा है, 2 इलेक्ट्रॉन इस O के है, 2 इसके हैं, है ना। तो इसका अष्टक विन्यास पूरा हो गया। अब देखो, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर है सल्फर के, और कुल मिलाकर के 4 इलेक्ट्रॉन हो गए साझे के, और 4 2 6, और 2 इलेक्ट्रॉन ये है इस सल्फर के। देखो, ये एक उपसहसंयोजी आबंध है। इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि देखो, जो सहसंयोजक आबंध होता है वो परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी से बनता है। जैसे ये सहसंयोजक आबंध ये है, 2-2 की बराबर की साझेदारी है, 2 इलेक्ट्रॉन इससे इसके, 2 इसके। और यहां पर ये तो हो गया सहसंयोजक आबंध। उप सहसंयोजक आबंध होता है जिसमें साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म केवल एक परमाणु द्वारा ही दिया जाता है, जैसे ये। और उप सहसंयोजक आबंध को तीर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि सल्फर इसको दे रहा है इलेक्ट्रॉन युग्म, है ना, साझे के लिए, और ये साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म इसके बाह्य कोश में भी रहता है, इसके बाह्य कोश में भी। तो इसका भी अष्टक पूरा हो गया। 8 इलेक्ट्रॉन, 2 ये और 6 ये। देखो, 2 ये, 2 ये और 4 ये, है ना। तो सल्फर डाइऑक्साइड को इस संरचना सूत्र के द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। और या ये उपसहसंयोजक बंध इधर ले आते हैं, डबल बॉन्ड इधर ले आते हैं, इसके द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। तो इन सूत्रों के हिसाब से तो देखो, यहाँ पे उपसहसंयोजक आबंध है, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है। इन बंधों की लंबाई अलग अलग होनी चाहिए, है ना। लेकिन वास्तव में जो सल्फर डाइऑक्साइड का अणु होता है ना, उसमें SO आबंध, दोनों SO आबंध जो होते हैं ना, उनकी लंबाई बराबर होती है, और इनके बीच में 119.5 डिग्री का कोण होता है। तो देखो, इसका मतलब ये हो गया कि जो सल्फर डाइऑक्साइड का जो अणु होता है वो इन 2 संरचनाओं, है ना, इन 2 संरचनाओं का ये अनुनाद संकर है। मतलब सल्फर डाइऑक्साइड की जो संरचना होती है वो इन 2 संरचना सूत्रों का मिश्रण होती है। इन 2 संरचना सूत्रों की वो माध्यमिक अवस्था होती है ना। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड की संरचना इस प्रकार से होती है, कोणीय होती है। देखो, अनुनाद संकर का मतलब, देखो इसका मतलब ये हो गया कि जहां डबल बॉन्ड है वहां पूरा डबल बॉन्ड नहीं है, जहां सिंगल बॉन्ड है वहां पूरा सिंगल बॉन्ड नहीं है। यानी कि ये जो SO आबंध है इसमें डबल बॉन्ड का भी लक्षण है, इसमें सिंगल बॉन्ड का भी लक्षण है ना, डबल बॉन्ड का और सिंगल। तो सल्फर डाइऑक्साइड की संरचना कैसी होती है? कोणीय संरचना होती है। और देखो, जो उप सहसंयोजक आबंध होता है ना, इसको नए तरीके से इस प्रकार से भी प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये उप सहसंयोजक आबंध है ना, इसको
इस तरीके से भी प्रदर्शित करते हैं। ये 6 इलेक्ट्रॉन बना दिए मैंने इसके। ये उपसहसंयोजक आबंध को देखो, ये इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है, तो इस पर अब देखो साझे के लिए इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा, तो साझा हो रहा है SO, बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अब एक इलेक्ट्रॉन इसके हिस्से में आता है, एक इलेक्ट्रॉन इसके हिस्से में आता है साझे का, तो कुल मिलाकर के इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके पास में चला गया। ओके, तो इस पर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज दिखाते हैं, इसके ऊपर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज दिखाते हैं। तो जो उपसहसंयोजक आबंध होता है ना, इस आबंध को इस प्रकार से भी प्रदर्शित करते हैं। तो ये बात हुई सल्फर डाइऑक्साइड की संरचना। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में इतना ही। अच्छे से याद करना, लिख लिख करके याद करोगे तो ही आपको याद होगा। जो समीकरणें होती हैं वो लिखने से ही याद होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।